तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्स एंड पॉइंटर्स। तो बेसिकली जैसे कि हम इनबिल्ट डेटा टाइप के लिए यानी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए, एरे के लिए ऑलरेडी पॉइंटर्स यूज कर चुके हैं। तो ऑन द सिमिलर वे we can also have a pointer to point to a structure। तो किसी स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर का मीनिंग ये है कि जब हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं तो इट विल बिकम ए डमी थिंग जिसकी अपनी कोई मेमोरी नहीं होती है, और जब हम स्ट्रक्चर उस डिफाइंड स्ट्रक्चर के टाइप के वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, then that variable of structure will have some memory। तो जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं या करेंगे, तो उन वेरिएबल्स के लिए हम पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं, यानी उन वेरिएबल्स के लिए एड्रेसेस हम स्टोर कर सकते हैं। और जिन वेरिएबल्स को का एड्रेस हम स्टोर करेंगे किसी पॉइंटर वेरिएबल में, वो पॉइंटर वेरिएबल हमारे उस स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए पॉइंटर है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे पहले कि अपना वही ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है स्ट्रक्ट std मीन फॉर द स्टूडेंट, जिसमें एज है स्टूडेंट की और नंबर है और उसका कोर्स कोड है। तीनों अलग अलग डेटा टाइप के हैं। और फिर मेन में आके हमने इस स्ट्रक्ट std टाइप के दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, s1 s2, जिसमें s2 की तीनों वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी हैं एज यूजुअल। एज है s2 की 20.7, रोल नंबर है 15 एंड उसका कोर्स कोड है C। तो आफ्टर इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल s2 हमने स्ट्रक्ट std टाइप का एक पॉइंटर लिया है, नाम है pt। तो ये जो पॉइंटर pt है, अब ये किसी भी वेरिएबल का यानी स्ट्रक्चर के किसी भी वेरिएबल का, उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल का जिस स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर है pt, स्ट्रक्ट std के लिए पॉइंटर है, तो इस स्ट्रक्चर का जो हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं s1 s2, s2 का एड्रेस हमने pt में असाइन कर दिया है। तो अब हम इसको देखेंगे कि जब हमने पॉइंटर ले लिया pt, तो पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर्स के मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे। तो पॉइंटर्स के थ्रू स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर एरो स्ट्रक्चर मेंबर, ये हमारा सिंटैक्स होता है, पॉइंटर एरो स्ट्रक्चर मेंबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमने प्रिंट कराया हुआ है s2 की तीनों वैल्यू एज यूजुअल जो अभी तक हम करते रहे हैं, s2.age, s2.rn और s2.cc। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस स्ट्रक्चर वेरिएबल s2 की तीनों वैल्यू इस प्रिंट ऐप से प्रिंट हो जाएगी। अब हम आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर, जो कि प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर्स बाय यूजिंग द पॉइंटर्स। तो pt हमारा पॉइंटर है s2 के लिए, तो pt यानी उस पॉइंटर के साथ हम एरो सिंबल यूज करेंगे स्ट्रक्चर मेंबर का। तो pt एरो एज ये हमें वो वैल्यू प्रिंट करके देगा जिसके लिए जिस जिस वेरिएबल के लिए ये पॉइंटर pt है। तो यहाँ पर वेरिएबल s2 के लिए पॉइंटर है pt। तो pt एरो एज मींस कि ये एज s2 की प्रिंट करेगा। इसी तरह pt एरो rn ये s2 के लिए रोल नंबर प्रिंट करेगा और s2 के लिए ये कोर्स कोड प्रिंट करेगा। तो यानी जो s2 की तीनों वैल्यू हैं वो बाय द यूज ऑफ पॉइंटर्स हम इस तरह भी प्रिंट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज हम जानते हैं पॉइंटर्स में कि पॉइंटर is have been assigned
द एड्रेस ऑफ S2। और हमने पिछले इंट या पॉइंटर वाले चैप्टर्स में डिस्कशन में देखा है कि स्टार और एम्परसेंड बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अपोजिट होते हैं, कि दूसरे के प्लस और माइनस अपोजिट होते हैं। तो इस लाइन में अगर हम क्या करें कि यहाँ पर ये जो लाइन है, अगर हम स्टार दोनों जगह लगाते हैं तो स्टार PT इज इक्विवेलेंट टू S2 हो जाएगा हमारा। और हमने देखा भी है कि जब इंटीजर के केस में पॉइंटर लेते थे तो J अगर I को पॉइंट करता था तो I वाज इक्विवेलेंट टू स्टार J। तो यहाँ पर हमारा जो S2 होगा वो इक्विवेलेंट टू स्टार PT हो जाएगा, क्योंकि स्टार यहाँ लगाएंगे तो स्टार एम्परसेंड S2 मतलब ये S2 बचेगा। तो इसी को हम इक्विवेलेंट मानते हुए कि अगर हम कहीं पर भी S2 जहाँ यूज कर पा रहे हैं उसकी जगह स्टार PT भी यूज करते हैं। जहाँ हम S2 यूज कर पा रहे हैं वहाँ स्टार PT यूज करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमने S2.h लिखा है, तो इसके इक्विवेलेंट होगा S2 के इक्विवेलेंट होगा स्टार PT.h। तो वही हमने यहाँ यूज किया स्टार PT.h। ये भी हमें वही वैल्यू प्रिंट करके देगा जो S2.h प्रिंट करके देगा। तो दैट मीन्स कि इनका जो आउटपुट होगा, पहले प्रिंटफ का जो आउटपुट है उसी दूसरे का भी है फिर तीसरे का। पहले एज है 20.7, फिर रोल नंबर 15 है, फिर C है। तो इसका आउटपुट हम देख सकते हैं, आउटपुट इज तीनों प्रिंटफ से सेम कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज प्रिंट हो रही है और ये 6 प्लेस तक ले रहा है वैल्यू बाय डिफॉल्ट। जैसा कि जानते हो कि फ्लोट के केस में डेसिमल के 6 प्लेस तक वैल्यू देते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल पर आने के पहले ये जो मैंने डिस्कशन बताया इस स्लाइड को तुम रीड आउट कर लो कि इसका क्या मीनिंग है। ये हमारा है ऑपरेटर एरो ऑपरेटर, जो पॉइंटर एरो स्ट्रक्चर एलिमेंट, जैसा कि हम देख चुके हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा पॉइंटर होगा और राइट हैंड साइड में स्ट्रक्चर मेंबर होगा उस वेरिएबल के लिए जिसके लिए पॉइंटर। तो अब हम इसको देखते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई स्ट्रक्चर हमें डेट नाम का बनाया है जिसमें 3 इंटीजर वेरिएबल हैं, एमटी, डी और ईयर, और एक पॉइंटर ले लिया है। स्ट्रक्ट मतलब स्ट्रक्ट डेट टाइप का एक टीडी वेरिएबल बनाया है और एक पॉइंटर ले लिया है। पॉइंटर में टीडी का एड्रेस डाल दिया है और अब पॉइंटर एरो एम इक्वल्स टू 9 मीन्स कि जो इसकी वैल्यू है इसकी टीडी वेरिएबल के लिए जो एमटी की वैल्यू है वो यहाँ असाइन हो गई 9। टीडी वेरिएबल के लिए जो एमटी की वैल्यू है वो असाइन 9 हो गई। इसी तरह टीडी वेरिएबल के लिए जो बी की वैल्यू है वो 23 असाइन हो गई। टीडी वेरिएबल के लिए इसलिए क्योंकि पॉइंटर ये टीडी के लिए, और इन तीनों वैल्यूज को हमने यहाँ प्रिंट करा दिया। You can check it out. Just like a simple example है। अब यहाँ पे डबल स्लैश इसलिए यूज किया है कि अगर हम डेट प्रिंट करा रहे हैं तो इट विल बी 23/09/2001। तो अगर डबल स्लैश हम यूज करेंगे, जैसा कि हमने एस्केप सीक्वेंसेस में देखा था कि डबल स्लैश यूज करके आउटपुट में सिंगल स्लैश देगा, यानी अगर हमें स्लैश आउटपुट में लेना है तो हमें डबल स्लैश के साथ यूज करना पड़ेगा। अब हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन यानी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सिंपल स्ट्रक्चर है बुक नाम का स्ट्रक्ट बुक, जिसमें 2 मेंबर हैं, एक तो नेम है, स्ट्रिंग है, इसका प्राइस है इंटीजर टाइप, और स्ट्रक्ट बुक टाइप का एक वेरिएबल p1 हमें क्रिएट करना है।
अब हम अगर बुक का नाम एंटर करना चाह रहे हैं तो हमने गेटएस से b1 डॉट नेम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस अगर हम लेना चाहते हैं तो हमने b1 डॉट प्राइस यहाँ से एंटर करा। अब एक पॉइंटर लिया पीवी स्टैक बुक टाइप का, और पीवी में इस वेरिएबल एड्रेस का हम वेरिएबल b1 का एड्रेस हम उसमें असाइन कर देंगे। ये हमने यहाँ कर दिया। तो अब अगर हम प्रिंट कराना चाहें ये स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू, तो एज यूजुअल जैसे हम जानते हैं %s के थ्रू अगर हमने प्रिंट कराया तो b1 डॉट बुक नेम आ जाएगा। b1 डॉट नेम है, नॉट बुक नेम, तो b1 डॉट नेम हम यहाँ से प्रिंट करा लेंगे। नेम b1 डॉट नेम और प्राइस उसकी b1 डॉट प्राइस नाम से आ जाएगी। फिर अगर पॉइंटर्स का यूज करके हम प्रिंट कराना चाहें तो हम यहाँ पे ये pv एरो नेम और pv एरो प्राइस, इस तरह हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह आएगा ये एंटर बुक नेम, यहाँ से गेटएस के थ्रू आ रहा है। इंटर बुक नेम हमने लिखा, गेटएस से यहाँ एंटर किया, एंटर प्राइस, फिर प्राइस यहाँ से एंटर हो गया। एंटर बुक नेम, एंटर प्राइस, फिर वैल्यूज यूजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो ये वाला लिख के आया वैल्यूज यूजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो दोनों वैल्यू प्रिंट हो रही हैं। फिर वैल्यूज यूजिंग स्ट्रक्चर पॉइंटर, तो दोनों वैल्यू प्रिंट, यू कैन सी लाइक दिस। अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कि एक्सप्लेन तो एक्चुअली मैं थोड़ा थोड़ा कर ही चुका हूँ, बाकी यू कैन रीड आउट दिस स्लाइड। पीवी टाइप का हमने पॉइंटर लिया है, पीवी टाइप का नहीं सॉरी स्ट्रक्ट बुक टाइप का पॉइंटर पीवी दिया है, और इसमें हमने जो स्ट्रक्चर वेरिएबल b1 डिफाइन किया था उसका एड्रेस डाल दिया। तो अब हम जो एक्सेस कर सकते हैं b1 के मेंबर्स को, वो एरो ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। पीवी एरो और स्ट्रक्चर मेंबर, तो मेंबर को ऑटोमेटिकली उस स्ट्रक्चर वेरिएबल का यूज हो जाएगा जिसके लिए ये पॉइंटर है। अब इसमें क्या है कि हम जो पॉइंटर हमने सॉरी अलग अलग हमने यूज किया था, तो पॉइंटर हम स्ट्रक्चर वेरिएबल की तरह यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं, जस्ट बिफोर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ द स्ट्रक्चर, जस्ट बिफोर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ द स्ट्रक्चर। बाकी सारी चीजें उसी तरह हैं एज यूजुअल। नेम को एंटर किया हमने, इस स्ट्रक्चर ईएमपी में 3 फील्ड हैं, 3 मेंबर हैं, नेम, एज और सैलरी। तो गेटएस के थ्रू हमने नेम एंटर करा लिया, पी एरो नेम, पी इज द पी एरो नेम हमने एंटर करा लिया, एज एंटर करा ली और सैलरी एंटर करा ली। तो अब अगर हम एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करना चाहते हैं तो पी एरो नेम से प्रिंट कर देंगे, एज पी एरो एज से, और सैलरी इस तरह यहाँ से प्रिंट कर। तो एंटर नेम हमने किया, एंटर एज और एंटर सैलरी, तीनों चीज एंटर करी, तो वही तीनों चीजें यहाँ प्रिंट होकर आ जाएंगी। अब हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। तो स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर अभी तक हम देखते आए हैं 2 या 3 मेंबर्स होते थे स्ट्रक्चर में, तो जब हम स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं तो हर एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग वो स्ट्रक्चर एलिमेंट अपनी अलग अलग वैल्यू लेता है। स्ट्रक्चर के जितने भी वेरिएबल बनाएंगे उन सभी वेरिएबल की सेम या डिफरेंट वैल्यू, मतलब उनकी
वैल्यू अपनी खुद की वो है कि तीनों मेंबर की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है। जितने स्ट्रक्चर वेरिएबल होंगे उन सभी वेरिएबल की अपनी अलग अलग वैल्यू होगी, तीनों या जितने भी स्ट्रक्चर मेंबर। तो अब एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के सभी मेंबर्स की वैल्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी वेरिएबल जो कि स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके सभी मेंबर्स की वैल्यू कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब लगातार। अगर हमने दो वेरिएबल बनाए S1 और S2, तो उससे क्या होगा कि S1 की जो, जैसे सपोज करो इस एग्जाम्पल STD है अपना ट्रेडिशनल एग्जाम्पल, सोर्स कोड, एज और दो स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने E1 E2 डिफाइन किए हैं, जिसमें E1 की तीनों वैल्यू हमने असाइन कर दी है। तो E1 की जो तीनों वैल्यू है ये कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर होगी, और E2 की जो तीनों वैल्यू है वो कंटीन्यूअस होंगी। लेकिन E1 और E2 की आपस में क्या रिलेशन होगा इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, हम अपने लेवल पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, किसी भी स्ट्रक्चर वेरिएबल की सभी वैल्यू मेमोरी में एक साथ, कैसे? अब जैसे स्ट्रक्चर ये E1 की सभी वैल्यूज हमने इस तरह असाइन की, तो इसकी जो कोर्स कोड होगा, जो भी स्टार्टिंग एड्रेस होगा सीसी पे, वो 1 बाइट लेगा। उस 1 बाइट के आगे अब ये 4 बाइट लेगा एज। तो अगर ये मान लेते हैं कि कोई एड्रेस 1000 से स्टार्ट हो रहा है, तो सीसी तो 1000 बाइट नंबर पे एड्रेस पे स्टार्ट हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। और एक बाइट के बाद ये 4 बाइट लेगा, तो ये 1001 से 2 3 4 5, 1001 से 1005 तक स्टोर होगा ये, और 5 के बाद 6 7 पर रोल नंबर स्टोर होगा E1 के लिए। इसी तरह E2 के लिए जो तीनों वैल्यू होंगी वो कंटिन्यूस होंगी। लेकिन E1 और E2 आपस में क्या रिलेशन है, इसके अंदर प्रेडिक्टेड। तो इसको इलस्ट्रेट करने के लिए ये एग्जांपल मैंने लिया है कि हमने पहले एड्रेस प्रिंट कराया है %u से, फिर ये कोड, एज और रोल नंबर ऐसे प्रिंट कराया, कोड, एज और रोल नंबर। तो यहाँ पर हमने %E1.cc, मतलब E1 का जो सीसी मेंबर है उसका एड्रेस क्या है, तो %u से हमने यहाँ प्रिंट करा दिया, और उसकी जो वैल्यू है E1.cc की, वो E1.cc से %c से हमने प्रिंट करा ली वो कोड। इसी तरह एज के लिए है, एड्रेस पहले हमने %u से प्रिंट कराया E1 का, एज का, और उसकी वैल्यू E1.age से %f से फ्लोट वैल्यू है। इसी तरह रोल नंबर सिमिलर वे में एड्रेस और उनकी वैल्यू प्रिंट करा। तो वैल्यू देखो यहाँ पे पोस्ट कोड हमारा C, एज 21 और रोल नंबर 50। तो एड्रेस देखो कि अगर CC स्टोर हो रहा है 18 पर, 65518 पर, तो ये 19 पर होगा, क्योंकि एज हमारी फ्लोट है, तो ये एज बाय डिफॉल्ट ये 21 पॉइंट समथिंग ले लेते हैं, तो जिससे फ्लोट ये दिखेगा 0.6। ठीक है, तो ये फ्लोट है, तो ये 4 बाइट लेगा, 18 ये लेगा, 19 20 21 22 ये लेगा, तो ये 23 से स्टार्ट होगा। 19 20 21 22 4 बाइट ये लेगा एज, लेकिन बाय डिफॉल्ट एज इस तरह आती है डेसिमल के 6 प्लेस पर, तो इस तरह इसका आउटपुट होगा। मेमोरी कंटिन्यूस है। अब इसी तरह अगर हम E2 की तीनों वैल्यूज प्रोवाइड कर दें और उनके एड्रेसेस देखें, तो वो भी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है। अब हम देखते हैं पॉइंटर एंड एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर तो हम पहले समझ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब एरे ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज द पॉइंटर साइमल्टेनियसली अगर हम लेते हैं, तो क्या सिचुएशन होगी, इसको हम करेस्पॉन्डिंग एग्जांपल से समझते हैं। वही हमारा ट्रेडिशनल एग्जांपल है स्ट्रिक्ट एसटीडी, इसमें
एज फ्लोट टाइप की है, इंटीजर टाइप का रोल नंबर है, और सीसी पोस्ट कोड कैरेक्टर टाइप का है। अब इस स्ट्रक्ट एसटीडी की हमने एक एरे बना दी है S4 नाम से। तो ऑब्वियसली ये 4 स्टूडेंट की एरे है, यानी 4 वेरिएबल्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर एसटीडी टाइप। स्ट्रक्ट एसटीडी टाइप के 4 वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर दिए इन द फॉर्म ऑफ एरे, जो कि होगा S इनसाइड ब्रैकेट 0, S0, S1, S2, S3, और एक पॉइंटर लिया है इस स्ट्रक्चर के लिए P नाम का। तो पॉइंटर P में हमने क्या किया है कि जो इस 4 वेरिएबल में से S0 वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करा दिया। एरे में 4 वेरिएबल है स्ट्रक्चर टाइप के, तो हमने S0 वेरिएबल का एड्रेस P में स्टोर कर दिया। So by using this pointer P, now we can access or manipulate the elements of S0. अब हम आगे चलते हैं। अब हमने एज, रोल नंबर एंड कोड ये एंटर करना है S0 को। तो एज यूजुअल जैसे हम एंटर करते थे स्कैनएफ को, we can do that, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अब अगर इसका हम रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहें फर्स्ट स्टूडेंट का, तो पॉइंटर की हेल्प से अगर हम करना चाहें तो जैसा हम जानते हैं P एरो एज, क्योंकि P इज द पॉइंटर फॉर S0। तो अब ये जो एज, रोल नंबर और सीसी आएंगे वो S0 एलिमेंट के यहाँ से प्रिंट होते आ जाएंगे। तो एरो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ, एक वैल्यू और करनी है। तो यहाँ पे हमने पॉइंटर लिया था, उस पॉइंटर में स्टोर करा है S0 का एड्रेस, और S0 के तीनों मेंबर्स की वैल्यू हमने यहाँ से असाइन करा दी। अब जो तीनों मेंबर्स की वैल्यू असाइन करा दी, तो S0 करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड हम यहाँ से प्रिंट कर पा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि जो बाकी 3 और स्टूडेंट हैं, क्योंकि एरे जो 4 भी डिफाइन की है, तो उनकी वैल्यूज अगर हम एक्सेप्ट करना चाहें तो हम इस तरह कर सकते हैं। उसी तरह स्कैनएफ से लूप चला दिया हमने 1 2 3 टाइम्स, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 3 वैल्यू के लिए लूप चलेगा। तो पहली वैल्यू जो एंटर होगी वो आई की वैल्यू 1 बनेगी, तो S1.8, S1.rn और S1.c। S1 के लिए 3 वैल्यू यहाँ से एंटर हो जाएंगी स्कैनएफ से, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो S2 के लिए एंटर हो जाएंगी 3 वैल्यू, फिर S3 के लिए। तो अब इन चारों स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर हम यहाँ से प्रिंट करना चाहें तो वी कैन प्रिंट बाय यूजिंग ए लूप। 0 से लेकर 3 तक हमने लूप चला दिया, यहाँ स्टूडेंट नंबर आ जाएगा और उसका एड्रेस भी अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं, क्योंकि वी आर यूजिंग द पॉइंटर। तो अब क्या है कि इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, एरे में 4 वेरिएबल, तो ये तो हम जानते हैं कि चारों वेरिएबल की अपनी जो तीनों मेंबर की वैल्यू होगी वो कंटिन्यूअस होगी, लेकिन ये एरे है तो एरे की भी अपनी वैल्यू कंटिन्यूअस होती है सभी एलिमेंट्स की। तो यानी जो इस एरे के चारों स्ट्रक्चर वेरिएबल हैं वो सभी वेरिएबल्स की वैल्यू कंटिन्यूएशन में होगी, क्योंकि एरे और स्ट्रक्चर दोनों की प्रॉपर्टी लगाएंगे। S0 जहाँ फिनिश होगा तो S1 वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर S2 स्टार्ट हो जाएगा, फिर S3, क्योंकि एरे और स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस आइडिया इज क्लियर टू यू, होप you are able to understand it. तो कहने का मतलब ये है कि S0 की तीनों वैल्यू जहां फिनिश होंगी उसके नेक्स्ट बाइट से S1 की वैल्यू स्टार्ट हो जाएंगी, फिर S2 की हो जाएंगी, फिर S3 की हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, चलो पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ से जो पॉइंटर है हमारा, देखो अब I की वैल्यू जब 0 है तो पॉइंटर P तो पॉइंट कर रहा है S0 को, तो ये जो लिख के आएगा स्टूडेंट नंबर इक्वल्स टू 0 और एड्रेस आएगा S0 का, I और P। फिर जो प्रिंट एफ से तीनों वैल्यू आएंगी, कोड, एज और रोल नंबर, क्योंकि P अभी पॉइंट कर रहा है किसको, S0 को। तो
S0 की तीनों वैल्यू ये प्रिंट कर देगा S0। फिर P++ हुआ, तो पॉइंटर की प्रॉपर्टी से तुम लोग जानते हो कि P++ करने का मतलब कि पॉइंटर अपने टाइप के नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने लगता है। ये हमने देखा है, ये एरे के लिए पॉइंटर है तो एरे के नेक्स्ट एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा P++। तो P++ करते ही अब पॉइंटर P पॉइंट करने लगा S1 को, तो S1 को पॉइंट करने लगा। तो S1 की जो तीनों वैल्यू है, तो S1 की तीनों वैल्यू जब यहाँ पॉइंट करने लगा तो I की वैल्यू, इसके बाद ये लूप पे जाएगा तो I की वैल्यू 1 हुई, तो 1 हुई तो लिख के आया स्टूडेंट नंबर इक्वल्स टू 1 और एड्रेस। अब P में एड्रेस है S1 का, तो एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, मतलब एरे में 4 एलिमेंट हैं, 4 वेरिएबल हैं स्ट्रक्चर टाइप के, तो ये S1 का एड्रेस यहाँ से देगा। और अब पॉइंटर P S1 को पॉइंट कर रहा है, तो ये P एरो CC, P एरो एज और R, ये अब S1 की तीनों वैल्यू प्रिंट करेगा। इसी तरह फिर P++ होगा तो S2 की तीनों वैल्यू प्रिंट करेगा और फिर S3 की। तो इस तरह ये हमारा पॉइंटर एरे की, अगर हमें केवल एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मालूम है, फर्स्ट वैल्यू का, तो वी कैन एक्सेस द कंप्लीट एरे ऑफ स्ट्रक्चर बाय यूजिंग। तो यहाँ से देख लो, एंटर एज, रोल नंबर एंड कोड, ये हमने किया था, एंटर एज, रोल नंबर एंड कोड, तो S0 की तीनों वैल्यू एंटर कर दी थी हमने। फिर हियर इज द रिकॉर्ड फॉर फर्स्ट एलिमेंट, तो उसकी तीनों वैल्यू यहाँ प्रिंट हो गई। ये देखो, ये तीनों वैल्यू यहाँ तक प्रिंट हो गई इसकी वाई तक। फिर हम देखते हैं कि यहाँ था एंटर डेटा फॉर अदर 3 स्टूडेंट्स, तो बाकी स्टूडेंट्स का डेटा हम एंटर कर पा रहे हैं। लूप चल रहा है 3 टाइम्स इस तरह। तीनों स्टूडेंट के लिए इस तरह वैल्यू एंटर हो जाएगी। फिर हम देखते हैं, यहाँ से हो गई हमारी तीनों के लिए वैल्यू एंटर। फिर ये प्रिंट होकर आएगा, हियर इज अ रिकॉर्ड फॉर 4 स्टूडेंट, तो 4 स्टूडेंट का डेटा इस तरह प्रिंट होकर आ रहा है। स्टूडेंट नंबर, एड्रेस पहले आएगा, फिर उसकी तीनों वैल्यू। एड्रेस मैंने नहीं लिखा बिकॉज इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेबल, बट मान लेते हैं कि एड्रेस इज 65510 S0 के लिए। तो इसमें देखो कि हर एक एलिमेंट ये 7 बाइट ले रहा है, 4 को 6 एक साथ। तो इसका एड्रेस अगर ये है तो नेक्स्ट जो एड्रेस होगा वो होगा 17, क्योंकि 7 बाइट ले रहा है S1। तो अब जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो होगा 17, क्योंकि 7 बाइट आगे होगा। इसी तरह ये होगा 24, ये होगा 24 और ये होगा हमारा कितना होगा 31। इस तरह ये एड्रेसेस हमारे। अब देखो ये एड्रेस जो है 65510, ये है एलिमेंट S0 के फर्स्ट मेंबर का, यानी कोड का। इसमें जो एड्रेस है वो कोड का। अब अगर हम इसका एज का एड्रेस देखना चाहें तो ये 1 बाइट आगे का होगा, सॉरी हाँ 1 बाइट आगे का होगा, क्योंकि कोड तो 1 ही बाइट ले रहा है। तो 65510 एड्रेस होगा कोड वाई का, एज का होगा 65511, मतलब 65511 इस एज जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये इस एड्रेस पर होगी 65511 पर। और रोल नंबर का जो एड्रेस होगा वो इस 4 बाइट आगे, 11 12 13 14 ये एज के लिए यूज होगा, और 15 16 ये यहाँ पर यूज होगा। तो एड्रेसेस विल बी लाइक दिस। तो by this we have completed the discussion with the structure and pointers, as well as the discussion of the structures have been completed. So in the next lecture we will discuss about the unions, the
some kind similar data type as with the structure. तो आज का डिस्कशन हम यही फिनिश करते हैं.